दोस्तों हर बार की तरह अप्रैल पहला वीक आईएमएफ अपने डेटा के साथ रेडी है, अपने प्रेडिक्शन के साथ रेडी है। तो हम दोस्तों आज आईएमएफ का जो अभी पब्लिश हुआ डेटा है उस पर बातचीत करेंगे और ये अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट से क्या उम्मीद रखें। राइट, सो टॉपिक क्या है दोस्तों, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन 2023 फ्रॉम करंट ग्लोबल इकोनॉमी। दोस्तों ये देखने से पहले जैसे यहाँ पे तो चैलेंजेस है हमारे सामने, ये दोनों चैलेंजेस आपके सामने है। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, महंगाई का दर दोस्तों जो पिछले साल से हावी है, अभी भी महंगाई इतनी काबू में नहीं है, महंगाई अभी भी हैरान कर रही है, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट को खा रही है, इनफैक्ट आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को भी खा रही है। साथ ही में दोस्तों रिसेंटली फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्ट्रेस का सामने आया पिछले ही महीने दोनों बैंकों में, यूएस और स्विट्जरलैंड की, दोस्तों ये एक नया चैलेंज है जो हमारे सामने आया है। तो ये पूरे डेटा की हम बातचीत करें उससे पहले मैं आपको आईएमएफ चीफ की शुरुआत की बात बता दूं कि जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कोट के साथ डेटा पब्लिश किए नेल्सन मंडेला जी के कोट के साथ, और वो कोट है कि यस मुझे खुशी है कि मैं एक पहाड़ चढ़ के ऊपर आया, पहाड़ को चढ़ने के बाद मुझे खुशी हुई, अचीवमेंट महसूस हुआ कि यस मैंने कुछ अचीव किया है, लेकिन जब सामने में देखता हूं तो कुछ और पहाड़ है जो अभी और पार करने बाकी है। कुछ ऐसा ही दोस्तों हमने इकोनॉमी में देखा और इसकी इफेक्ट आपने अपने पोर्टफोलियो पे देखी। राइट, पहाड़ नंबर 1 क्या आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोविड का आना अचानक डिजास्टर। राइट, तो कोविड आया, उसने आपके डिमांड को बात दी और आपको एक परमानेंट डैमेज दे दिया जीडीपी में, प्रॉफिट पे इफेक्ट आई थी और आपने एक फॉल देखा। अब कोविड 2 पार्ट में आया, पहले वेव 1 आया, वेव 1 का पहाड़ चढ़ लिए, खुश थे, वाओ नाउ ऑल इज वेल। फिर दूसरे साल वेव 2 आया, तो वेव 2 में भी वही हैरानगति, वेव 2 में भी हम अफेक्ट हुए, वेव 1 वेव 2 दोनों चली गई दोस्तों, लास्ट ईयर कुछ भी नहीं आया। तो कोविड से हम बाहर निकले, ये दोनों पहाड़ चढ़ के जब ऊपर निकले तब पता चला कि यूक्रेन और रशिया के बीच के जो ये बिगड़े संबंध है पूरी दुनिया के लिए माहौल बिगाड़ सकते हैं दोस्तों। इसने एक जबरदस्त जीडीपी में डैमेज करवाया, दोनों कंट्रियों में बड़ा डैमेज, और पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों हमने जीडीपी ग्रोथ में अफेक्ट देखा, डिमांड कम हुई, उसके साथ दोस्तों हमने ट्रेड डिसरप्शंस देखे। दोस्तों अलग अलग कंट्री में सप्लाई साइड चैलेंजेस आए, क्योंकि बहुत सी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, राइट, तो इंपोर्टेड जो चीजें होती है वहां पे भी प्रॉब्लम आए, तो कई अलग अलग चैलेंजेस नए सामने आए, एक महंगाई दर जबरदस्त बढ़ा, ये सप्लाई चैलेंजेस की वजह से। महंगाई दर बढ़ने के कारण कंपनियों के प्रॉफिट टूटे, महंगाई को काबू करने के लिए अलग अलग देशों में हमने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, इंटरेस्ट रेट बढ़े, ये और दूसरी तरफ से मार देता है कंपनियों को भी और कंज्यूमर को भी, तो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। राइट, अभी लास्ट ये इस बार के हम रेट जो हमने देखे वो हमने पहली बार देखा, चलो इंडिया में रेट हाइक नहीं आया तो खुशी की बात है, पर फाइनेंशियल सेक्टर का जो डिस्ट्रेस लास्ट मंथ हमारे सामने आया है, ये और एक बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ये सारी चीजें मिलके आपके ग्रोथ को म्यूट कर रही है, तो दोस्तों देखना बनता है कि अभी क्या हाल है। दोस्तों इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए वर्ल्ड का आउटलुक डिक्रीज किया गया था, 2023 दोस्तों 2.8% का ग्रोथ रहेगा और आने वाले साल दोस्तों 3% का ग्रोथ रहेगा। हम ये चीज नोट करें कि ये 2.8 हो या 3 हो, ये है दोस्तों दुनिया के लिए लो ग्रोथ। अगर ग्रोथ कम रहता है इसकी इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे दोस्तों जरूर पड़ती। दोस्तों ये तो थी दोस्तों वर्ल्ड की बात। इन्हीं वर्ल्ड के डेटा में अगर हम देखें दोस्तों, ग्लोबल ग्रोथ टू रिमेन अराउंड 3%, ये खाली 2 साल के लिए नहीं है दोस्तों, ओवर द नेक्स्ट 5 years, ये दोस्तों अच्छी बात नहीं है कि अगर आने वाले 5 साल तक दुनिया का ग्रोथ खाली 3% रहता है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट रह सकती है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज ज्यादा अफेक्ट हो, कुछ कंट्रीज कम हो, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम जहां निवेश कर रहे हैं वो कंट्रीज में ग्रोथ कैसा रहेगा। पर दुनिया की बात सीधी है, सरल है, 3% का ग्रोथ यानी ये लो ग्रोथ हुआ, लोवेस्ट मीडियम टर्म फोरकास्ट हुआ 1990 के बाद का, ये पहली बार। दोस्तों ये बहुत ही कम ग्रोथ है दोस्तों दुनिया का। तो ये क्यों है, कैसा है दोस्तों? इतने कम ग्रोथ में कौन ज्यादा ग्रोथ को नीचा ला रहे हैं,
और कौन ग्रोथ को चैलेंजिंग टाइम में भी सपोर्ट दे रहे हैं। दोस्तों 90% ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन इन देयर ग्रोथ रेट दिस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से ज्यादातर लोग मैं कहूंगा दुनिया भर के एडवांस्ड इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एडवांस इकोनॉमी में 90% इकोनॉमीज इस साल प्रोजेक्शन है दोस्तों उनका ग्रोथ धीमा रहेगा। तो अगर हमारा निवेश खाली एडवांस इकोनॉमी में है तो दोस्तों एक रेड सिग्नल यहां पे हमको मिल रहा है। तो एडवांस इकोनॉमी में अगर ऐसा है तो साथ में इमर्जिंग कैसी कर रही है ये भी देखते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि पिछला साल का अंत हुआ 3.4% से वर्ल्ड का, ये साल 2.8, अगले साल 3.0। तो ये ग्रोथ में जो अंडर परफॉर्मर है दोस्तों वो है एडवांस्ड इकोनॉमीज। पिछले साल का ग्रोथ उनका दुनिया से कम 2.7। अब ये साल खाली 1.3% का ग्रोथ दोस्तों एडवांस इकोनॉमीज का रहेगा। तो ग्रोथ बिल्कुल कम है एडवांस इकोनॉमी का, और अगले साल भी थोड़ा रिकवर होके 1.4% तक जाने की उम्मीद है। तो ये दोनों साल एडवांस इकोनॉमी के लिए दोस्तों हाईली चैलेंजिंग हुए दोस्तों। अब इन्हीं चैलेंजिंग माहौल में याद रखें इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है। अगर इन्फ्लेशन रेट दोस्तों आपके इस ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है तो सीधी बात है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, एडवांस इकोनॉमी की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। दोनों चीजों, कंपनी के प्रॉफिट टूटेंगे और कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करता है उधर इसकी इफेक्ट आती है। तो दोस्तों ये एडवांस इकोनॉमी अगर ऐसी है तो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी जिसमें हमारे जैसा देश आता है, क्या हमारा हाल क्या है दोस्तों? हम लोग अगर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग की बात करें तो पिछले साल का ग्रोथ दोस्तों 4% रहा। ये भी कम ही है, पर चलो दुनिया को सपोर्ट दे रहा है अभी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी। तो अपना ध्यान रहना चाहिए दोस्तों इमर्जिंग मार्केट के, कम से कम वर्ल्ड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये साल दोस्तों 3.9% की उम्मीद है और अगले साल 4.2% का ग्रोथ रहेगा। तो दुनिया को ग्रोथ कौन दे रहा है? इमर्जिंग मार्केट। दुनिया को नीचे कौन ला रहा है? एडवांस इकोनॉमीज। दोस्तों पोर्टफोलियो किधर कैसा बनाना चाहिए, जरा ध्यान से दोस्तों इन चीजों को देखना तो थोड़ा हमें और इंसाइट मिल सकते हैं दोस्तों, राइट। यहां पे लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ ट्रेड फ्रेगमेंटेशन दोस्तों, जो युद्ध के बाद बहुत बार होता है ना कि उन दोनों का युद्ध हो रहा है हमको क्या, दोस्तों ये ग्लोबल जीडीपी को 7% से हावी कर रहा है दोस्तों। इतनी इफेक्ट ट्रेड फ्रेगमेंटेशन की वजह से दुनिया को आई। अब 7% मतलब देख लो दोस्तों, हम इंडिया जर्मनी दोनों मिला लें तब जाके मुश्किल से 7% होते, पूरा 7% नहीं होंगे। तो इंडिया और जर्मनी की पूरी इकोनॉमी में निकल गई, इतना तो इससे नुकसान हो गया दोस्तों युद्ध से। युद्ध कभी अच्छा तो होता नहीं है, बराबर ना। अब यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी पूरा सिनेरियो देखे तो अगर ग्लोबली चैलेंज चल रहा है, राइट, तो चलो ग्रोथ जो है वो एडवांस इकोनॉमी का नहीं होगा, इमर्जिंग मार्केट का ग्रोथ होगा। पर इनकम इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमी के पास कम होती है। तो जब बुरा समय आता है तो अफेक्ट भी एक इकोनॉमी होती है। तो ये समय पे दोस्तों अगर कोविड के बाद की हम चीजें देखें तो ये दोस्तों इमर्जिंग मार्केट के लिए भी अच्छी नहीं रही है। यू कैन सी नियरली कितने बिलियन इन न्यू फाइनेंसेस फॉर 96 कंट्रीज। दैट्स अमेजिंग दोस्तों। आप देख रहे हो दोस्तों 96 कंट्री यानी आधी दुनिया को इस बार आईएमएफ से फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ी है। जो लाल लाल दिख रहा है वो सब वो एरिया है जिधर आईएमएफ को फाइनेंस करना पड़ा है। दोस्तों कितने गर्व की बात है और कितने शान की बात है कि हमारा भारत के आजू बाजू के सारे कंट्री को दोस्तों रेड रेड दिख रहे, सबको इस बार फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ी है। भारत पूरा क्लीन चिट देके निकल गया, एकदम कंप्लीट सक्सेसफुल रहे हमारे पिछले दोनों तीनों साल। कि दुनिया भले हो चैलेंज में इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो इंडिया भी दोस्तों लो इनकम कंट्री है। इससे पहले याद होगा आपको जब चैलेंजेस आए थे तो हम भी उसमें प्रॉब्लम में आ गए थे। इस बार भारत में कुछ और पक रहा है। इस बार भारत की इरादे कुछ और दोस्तों लग रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी फक्र महसूस होगा ये चित्र देख के, जब आधे से ज्यादा दुनिया को पैसे की जरूरत पड़ी है एक्सटर्नल फंडिंग की, भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। दोस्तों ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रॉपर हो। दोस्तों हम 100% एज पर द डेटा कह सकते हैं
कि अभी पिछले कुछ सालों की जो पॉलिसीज है वो देश को बड़ा बढ़िया कार से दोस्तों आगे बढ़ा रहे। इट आर नॉट अवर डेटा, आईएमएफ के डेटा है दोस्तों, राइट। और दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी में $650 बिलियन एसडीआर का एक एडिशनल दोस्तों एलोकेशन किया गया, राइट। यहाँ पे दोस्तों और गौर करने लायक बात यह है कि जैसा मैंने बताया लो इनकम कंट्रीज को प्रॉब्लम आता है दोस्तों, 15% लो इनकम कंट्रीज ऑलरेडी अभी डिस्ट्रेस में है। लो इनकम इकोनॉमीज के लिए भी ये समय सरल अच्छा नहीं है दोस्तों। 45% लो इनकम इकोनॉमीज मतलब आधे से ज्यादा जो लो इनकम कंट्रीज है वो हाई डेप्ट वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रहे हैं दोस्तों। इन सारों में से अपना भारत निकल गया क्योंकि भारत में ग्रोथ भी है और भारत लो डेप्ट से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। तो अगेन बहुत खुशी की बात है और सीना गर्व और गर्व होता है इन चीजों को देख के कि जब सब लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कुछ कंट्री को ग्रोथ का प्रॉब्लम है, कुछ कंट्री को डेप्ट का प्रॉब्लम है, इंडिया उन सबसे निकल गया दोस्तों, राइट। 25% ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एट हाई रिस्क, रिस्क में नहीं है, हाई रिस्क में है। बोलो यहाँ पे भारत का क्या, कहाँ पे नाम है, भारत के क्या हाल है, चलो वो भी हम लोग देखते हैं। जब 25% से ज्यादा दुनिया की ग्रोइंग इकोनॉमी हाई रिस्क पे है दोस्तों, उन लोगों को इनफैक्ट इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग इंक्रीज करना पड़ा 4 गुना ज्यादा। इंटरेस्ट तो ले ही नहीं सकते, पहला टारगेट है कि ये जो कंट्रीज है उनको खड़ा करना पड़ेगा। आपने देखा पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट, बांग्लादेश को भी इसकी जरूरत पड़ी, तो ऐसी कई कंट्रीज को इस बार एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ी है दोस्तों। ये बात वैसे देखा जाए तो वो कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, पर यस मैं आपको यहां पे भी बता दूं दोस्तों, इंडिया को इंटरेस्ट फ्री लैंडिंग भी लेने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी है। सो यस दैट्स ग्रेट। तो अब हम पूरे दुनिया के डेटा देख लेते हैं। अभी हमने देखा दुनिया का क्या हाल था, 2.8 और 3.0 से हम लोग वर्ल्ड को ग्रो करने वाले। अब इसमें यूएस दोस्तों पिछले साल का ग्रोथ 2.6, ये साल खाली 1.6 और अगले साल 1.1। तो ये वो समय है दोस्तों जैसे 20वीं सदी जो थी वो इन लोगों की थी, यूएस की थी दोस्तों। दुनिया को ग्रोथ ये लोग देते थे, दुनिया बढ़ती थी उससे ज्यादा यूएस बढ़ता था, पर 21वीं सदी इनके फेवर में नहीं है। 21वीं सदी में क्या हाल है, दुनिया अगर 3% से बढ़ेगी तो ये खाली 1% से बढ़ेगी, तो आधे से भी आधा ग्रोथ यूएस की ओर से मिलेगा। तो यूएस इज हाईली अफेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आप यूरो एरिया देखोगे उनका भी ग्रोथ दोस्तों वर्ल्ड से आधा रहेगा। मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया ये दुनिया के जैसा ग्रोथ करेंगे, राइट। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया जिसमें अपना भारत भी आता है दोस्तों, ये वो रीजन है जो वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला है। पर इसमें भी मैं बता दूं कि ये रीजन में इंडिया की वजह से ग्रोथ मिलने वाला है, बाकी कुछ रीजन को तो और पैसे की जरूरत पड़नी है। लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन दे आर गोइंग टू अंडर परफॉर्म द वर्ल्ड। सब सहारियन अफ्रीका दोस्तों इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, प्रोवाइडिंग दे आर यंगेस्ट डेमोग्राफिक्स, लेकिन इनका भी ग्रोथ दोस्तों हमारी इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया से तो काफी कम रहेगा, राइट। सो ये पूरा हाल है दोस्तों। ये देख के अपने को इतना पता चलता है पैसा लगाना है तो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया को ध्यान में रखेंगे, कि पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म करेगा, हमको इधर देखना पड़ेगा, बराबर है, अगर वेल्थ चाहिए तो। अब कंट्री वाइज इसको पूरा सेग्रीगेट करें दोस्तों, तो मैंने बताया वर्ल्ड का आउटलुक 2.8 एंड 3.0। यूएस हमने देख लिया। अब हमसे आगे कौन सी कंट्री है, इंडिया 5वें नंबर पे है, हमसे आगे है दोस्तों यूएस है, चलो वो तो नंबर 1 है, हमसे आगे चाइना है नंबर 2, फिर आता है दोस्तों जापान, तो जापान का ग्रोथ 1.3 और 1.0। जर्मनी का ग्रोथ इस साल नेगेटिव रहेगा और अगले साल भी 1.1। तो ये हम देख सकते हैं एडवांस इकोनॉमी की तो हालत टाइट रहने वाली। इसमें अगर हम इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज देखें जहां पे उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया से ज्यादा ग्रोथ हो 4.2%, राइट। तो ये 4.2% ग्रोथ में किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा दोस्तों, इसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूट करेगा इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया। तो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया में एज यू कैन सी दोस्तों टॉप कंट्रीब्यूटर है दोस्तों इंडिया। यस दोस्तों, भारत जैसा कोई नहीं, ना इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया में, ना इमर्जिंग इकोनॉमी, ना दोस्तों दुनिया में। भारत के जो पॉलिसीज, जो इतने सारे जो रिफॉर्म किए गए हैं कुछ सालों में, ये दोस्तों काम करते दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी भारत जैसा कोई नहीं था। सऊदी अरब का ग्रोथ था, लास्ट ईयर क्या था दोस्तों, कमोडिटी
का इन्फ्लेशन हाई था और उसने इनको अच्छा सपोर्ट भी किया, पर वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देने वाला। इस साल दोस्तों इंडिया नंबर 1 इन द ग्रोथ, अगले साल इंडिया अगेन नंबर 1 इन द ग्रोथ। तो यू कैन सी दोस्तों, अगर कुछ शाइन कर रहा है तो वो है इंडिया और चाइना भी। तो इंडिया चाइना ये वो कंट्री है जो दुनिया को ग्रोथ देंगे, राइट फ्रेंड्स। तो यस दोस्तों, हमें इन इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना होगा। इसमें आईएमएफ के हिसाब से दोस्तों उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट कितना किया इंडिया का, 5.9, 6.3। तो ये वो टाइम है, मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, जब सारे बच्चे क्लास के फेल हो रहे। जब वो फेल हो रहे तब आपका अगर एक बच्चा डिस्टिंक्शन ला रहा है तो ऑब्वियस सी चीजें उसमें कुछ खास है, कुछ उसकी मेहनत है। दोस्तों 1980 का एक दौर में आप लोगों को याद करा दूं, जो समय पे सारे बच्चों के डिस्टिंक्शन आ रहे थे, वो समय हम फेल हो रहे। वो समय इंडिया का बहुत लो ग्रोथ था और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले दोस्तों शर्म की भी बात हो, उसके साथ ये भी है कि हमें सीखना भी पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था वो समय पे कि सब दुनिया ग्रोथ कर रही थी और हम ही ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। नॉट गुड। तो पवन ग्रोथ का था। तो पवन ग्रोथ का मतलब क्या है, सारी दुनिया की कंट्रीज ग्रोथ की ओर जा रही थी, तब हमने ग्रोथ नहीं किया तो हमने एक जबरदस्त मौका गवा दिया दोस्तों। वो टाइम पे अगर हमारा ग्रोथ होता तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि वही ग्रोथ का फायदा उठा के आज चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी हो गई। नहीं तो इंडिया चाइना दोनों सिमिलर थे, दोनों में गरीबों की संख्या सिमिलर, दोनों में अमीरों की संख्या सिमिलर, दोनों की इकोनॉमी और जीडीपी पर कैपिटा सिमिलर। पर दोस्तों 1980 के बाद जो हुआ दोस्तों, 20 सालों में 2000 आते आते चाइना ने अपनी काया पलट कर दी। चाइना ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरी सब कंट्रियों का भी बहुत अच्छा हुआ, पर वो समय दोस्तों हमने अंडर परफॉर्म किया, और जिससे हमको भी वो टाइम पे इसी प्रकार से आज जो पूरी दुनिया लोन ले रही, हमको 1991 में जरूरत पड़ी और उसकी वजह से दोस्तों हमको रिफॉर्म लाने पड़े। वो रिफॉर्म आने के बाद दोस्तों इंडिया ग्रोथ पे आया, राइट। तो तब तक हम ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो टाइम दुनिया ने ग्रोथ किया, हमने नहीं किया। वो टाइम करते तो हो सकता है आज जैसे चाइना की पर हेड इनकम दोस्तों 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, हमारी खाली 2 लाख रुपया है। ये इनकम हमारी भी बढ़ के दोस्तों आज एवरेज इनकम 10 लाख होती। ऑब्वियसली बात है दोनों एक जैसे थे, पर हमारी नहीं है क्योंकि हमने रिफॉर्म नहीं लिए। तो हमने उनसे 20 साल बाद रिफॉर्म ली और उसकी इफेक्ट ये देखो 21वीं सदी में भारत को मिल रही है। ये तो दोस्तों डेटा देख के बड़ी खुशी होती है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक टुवर्ड्स ग्रोथ। दोस्तों ये रैंकिंग में से बड़े बदलाव आएंगे। जैसे अभी का अगर हम डेटा देखें, नंबर 1 यूएस है, 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई। नंबर 2 चाइना है, 17 ट्रिलियन। अब यूएस खाली 1.9 से ग्रोथ करेगा आने वाले 9 साल में, चाइना 3.8% से। ये ग्रोथ का डेटा देख के अंदाजे से हम ये कह सकते थे कि 2030 आते आते यूएस 27-28 ट्रिलियन हो जाएगा, चाइना 25 ट्रिलियन हो जाएगा। अब अभी तक के प्रेडिक्शन क्या थे, 2030 आते आते चाइना यूएस को टक्कर मारने वाला है। पर वर्ल्ड जीडीपी नीचे आई, देखो वर्ल्ड का ही एस्टिमेट 3% है खाली, तो चाइना का भी एस्टिमेट काफी नीचे हो गया, यूएस का भी नीचे, राइट। पर ये स्प्रेड डिक्रीज हो गया। पहले दोनों के बीच में दोस्तों 5% का स्प्रेड रहने वाला था ग्रोथ का डिफरेंस, अब दोनों के बीच में खाली 2% का स्प्रेड रहा। तो इसके कारण इस दशक में दोस्तों हम चाइना को, यूएस को ओवरटेक करता हुआ नहीं देख पाएंगे। नहीं तो हम देखने वाले थे चाइना यूएस से बड़ी इकोनॉमी बनने वाला था 2030 तक। तो ये एक कम हो गया, ये एक फेलियर हुआ ड्यू टू वर्ल्ड लो ग्रोथ। जापान और जर्मनी जो इंडिया से आगे, अब जापान से उम्मीद 0.7% की है, जर्मनी से 1.2% की है, इंडिया से दोस्तों 6.1 यानी दुनिया से डबल। कंसिडरिंग दिस डेटा दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों 2030 में इंडिया, जापान, जर्मनी दोनों को ओवरटेक करके तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों इकोनॉमी बनने वाली है, राइट। अब ये भी दोस्तों हम 2030 से पहले करने वाले थे, पर 3% दुनिया का ग्रोथ, तो हमारा भी अगर वर्ल्ड 6% से ग्रोथ करता है, इंडिया का 10% प्लस ग्रोथ आता। अब वर्ल्ड का ग्रोथ कम, इंडिया का ग्रोथ कम, तो हमारा भी जर्मनी और जापान के सामने स्प्रेड कम हो गया, खाली 5% का रहा, नहीं तो हमारा 7-8% का रहता। उस केस में हम जल्दी आ जाते नंबर 3 पे। चलो कोई बात नहीं, हम इससे भी खुश है। जब दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है, जब पवन हमारे तरफ नहीं है, उस केस में भी इंडिया की नौका आगे बढ़ती जा रही है, राइट। जब रेजिस्टेंस टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है, श्योर कंट्री इज ग्रोइंग, दैट्स रियली टू बी प्राउड।
तो यूएस चाइना दोनों का रैंकिंग सेम रहेगा। ये मैंने टॉप 5 इकोनॉमी ली है। जापान जर्मनी डाउनग्रेड होगी, क्यों? क्योंकि इंडिया अपग्रेड होगी। तो ये टॉप 5 इकोनॉमी में दोस्तों अगर अपग्रेडेशन किसी का है तो वो दोस्तों खाली आपके और आपके भारत का है। 100% जबरदस्त गर्व लेने जैसी ये बात है। और इसी से आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों पैसा किधर लगाना है, कौन सी इकोनॉमी में पैसा बनेगा। दोस्तों सबसे खास बात, इंडिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। दोस्तों दुनिया को जो ग्रोथ मिलने वाला है 50% कंट्रीब्यूशन खाली इंडिया और चाइना की ओर से आने वाला है। मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, हजारों साल पहले की बात, जब इंडिया और चाइना दुनिया की 60% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते थे, तो वही दो कंट्रीज दोस्तों जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। पर आज ऐसा नहीं है। पर चलो कल वापस से ये दो कंट्री आगे बढ़ रही है, राइट। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम इस साल का देखें तो वो तो चाइना का रहेगा, पर फिर भी चाइना और इंडिया दोनों मिलके दोस्तों 50% कंट्रीब्यूशन देने वाले। डेटा मैंने आपके सामने बताया और ये वापस से फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में हो रहा है, राइट। तो ये हिस्ट्री जो पुरानी थी वापस आ रही है, इंडिया अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों निफ्टी आपका पिछले साल का क्लोजिंग 17,359 का हो। अब देखो मैं चैलेंजिंग इकोनॉमी गिन रहा हूं, तुम्हें 15-18% नहीं बोलता हूं, 10-12% उम्मीद करना चाहिए कि नहीं। दुनिया 3% से ग्रोथ करेगा, अपना इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6% से होगा। अब ये जो 6% मैं कह रहा हूं ये होता है दोस्तों कांस्टेंट प्राइस जीडीपी पे। करंट प्राइस पे देखें, करंट प्राइस पे आपका जीडीपी दोस्तों डबल डिजिट में बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी निफ्टी की कंपनीज का ग्रोथ चैलेंजिंग टाइम पे भी दोस्तों कम से कम यार 10-12% रहेगा। मुझे 12 से भी ज्यादा उम्मीद है, पर मैं नेगेटिव सोचूं तो भी 10-12% का ग्रोथ तो दोस्तों इंडिया को मिलने वाला है। एज पर दिस डेटा में मिनिमम स्लैब रखूं निफ्टी का, तो आज की 17,000 की निफ्टी दोस्तों 2030 में यानी यही 8 साल में हम 37,000 से 43,000 जाती हुई देखेंगे। तो यस, थम्स अप फॉर इंडिया, स्टे इन्वेस्टेड दोस्तों। चैलेंजेस है तो उसको भी कबूल करो, बराबर कि नहीं। अगर चैलेंजेस है दुनिया के, अगर ऐसा है दुनिया का ग्रोथ नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपका भारत तो ग्रोथ कर रहा है ना, उस पर ध्यान दो, बराबर कि नहीं। तो बड़े चैलेंजिंग समय पे योर कंट्री इज ग्रोइंग। इंडिया ने दोस्तों 19वीं सदी और 20वीं सदी मिस कर दी। ये दोनों ही सदियां थी दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये दोनों सदी का ग्रोथ इंडिया ने मिस किया। 19वीं सदी हमने मिस की क्योंकि हम आजाद नहीं, 20वीं सदी हमने मिस की क्योंकि रिफॉर्म इंडिया ने नहीं। 21वीं सदी में दोस्तों भारत रेडी है रिफॉर्म के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़, राइट फ्रेंड्स। तो गेट रेडी फॉर माय कंट्री इज कॉलिंग। भारत अपना बुला रहा है, शाइन कर रहा है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इंडिया टाइम हैज कम, या भारत का समय आ चुका है। रेडी हो जाओ दोस्त, चैलेंजेस वाला समय देखोगे पर प्रिपेयर हो हर चीज के लिए, बुरे समय के लिए, अच्छे समय के लिए, राइट। अगर सीखना चाहते हो दोस्तों स्टॉक मार्केट इसी तरह से विद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, यू कैन ज्वाइन अवर एनी ऑफ द अपकमिंग कोर्सेस। सीखना चाहते हो ऐप डाउनलोड कर दीजिए, ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दीजिए और हमारी वेबसाइट है, रेगुलर आपको सब अपडेट मिलते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, धन्यवाद एंड जय हिंद टू ऑल।